हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक लिया है भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो ये हमारा क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, सहज होती है और स्वाभाविक होती है, और इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। क्या होता है अधिगम का तात्पर्य, लर्निंग, यानी कि सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। इसको और हम किस भाषा के, द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। इसमें भाषा के नियम लिखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है और भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। और भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। अधिगम में क्या होता है, बच्चा प्रयास करता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक की शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। जो चीज़ हम वातावरण और अपने परिवार समाज से सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। और भाषा अधिगम क्या होता है, जिसे हम एफर्ट करके सीखते हैं, जिससे हम प्रयास करके सीखते हैं, वो हमारा क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। ठीक है, भाषा अधिगम के प्रकार। भाषा अधिगम के प्रकार, क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक, शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना पड़ता है। विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। ओके, नेक्स्ट, वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या बताया गया है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और प्याजे क्या कहते हैं, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्या है, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। ठीक, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने का महत्व। भाषा के कार्य क्या हैं, भाषा किस किस चीज़ में हम यूज करते हैं, यानी कि उसके कार्य क्या हैं, तो अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं,
अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। और दूसरा क्या है? सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। भाषा के जरिए ही, भाषा के द्वारा ही सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक। और भाषा के द्वारा क्या होता है? भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है, यानी कि भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पद पर अग्रसर हुआ है। और भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो हमारे जीवन में भाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है, ठीक है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे इसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है, ठीक। लिसनिंग यानी कि सुनना क्या होता है? बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने का विकास होता है। सुनाने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। जब बच्चा सुनने लगता है तो वो शुद्ध उच्चारण करना भी सीख जाता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके कारण बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। नेक्स्ट, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। बोलना क्या है? स्पीकिंग क्या है? बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। जब बच्चा बोलेगा तो वो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। बातचीत के द्वारा बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा प्रवाह प्राप्त करता है और बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। जब बच्चा एक दूसरे से बोलेगा तो क्या होगा? सामाजिक संबंध बनेंगे। पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग क्या है? किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सास्वर पठन। ये क्या है? आवाज़ के साथ किसी भी पद्य या गद्य को पढ़ना। आदर्श पठन या अनुकरण वाचन और वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। मौन पठन क्या है? गंभीर वाचन। गंभीर रूप से मन में, जब हम मन में किसी भी चीज़ को गंभीरता से पढ़ते हैं तो क्या होता है? गंभीर वाचन होता है, ठीक। लिखना क्या है? राइटिंग क्या है? अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी कि अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत।
शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो मूर्त होती है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, मूर्त होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। ठीक। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आंतरिक शिक्षा में प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके यानी कि नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ को साड़ी पहनते देखता है तो वो भी क्या करता है, उसका अनुकरण करके साड़ी पहनना सीखता है। अगर घर में चम्मच से खाना खाता है कोई बच्चा तो वो दूसरा बच्चा देखकर उसकी कॉपी करके वो भी चम्मच से खाना खाने का प्रयास करता है। जैसे राइट हैंड से खाना खाते हुए जब बच्चा देखता है तो वो भी राइट हैंड से ही खाना खाने का प्रयास करता है। तो वो बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। तो जब समाज में जैसे उसको गुण मिलेंगे तो वो उसी प्रकार से ही ढल जाएगा। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्यवस्तु आदि का निर्माण चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जब बच्चों के अनुसार होगा, बच्चों की रुचि के अनुसार होगा तो वो सीखने के लिए और भी प्रेरित होंगे। उन्हें सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। ओके। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त आवश्यक उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि पर्याप्त सामग्री उसे उपलब्ध कराना चाहिए। ओके। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। जब उसको भाषा यूज करने का अवसर मिलेगा तो उसका भाषिक विकास जल्दी होगा। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है? भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ क्या हैं? आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करके यानी कि करके सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है? जैसे जो चीज़ हम जानते हैं, ठीक है, तो पहले जो बच्चा जिस वस्तु के बारे में जानता है पहले हम उसके बारे में उसको बताएंगे कि जैसे पेड़ क्या है तो हम पहले पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर उसके तने, टहनी ये सब सिखाएंगे। पहले हम सरल चीज़ों को बताएंगे कि
जैसे आ शब्द ले लिया तो आ से अनार, फिर आ से आने वाले बहुत सारे शब्दों को पहले हम छोटा आ सिखाएंगे, इसके बाद हम उसका यूज करना सिखाएंगे कि इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। पहले हम वाक्य सिखाएंगे, इस छोटे छोटे वाक्य सिखाएंगे, इसके बाद हम कहानी, स्टोरी आदि सब सिखाते जाएंगे। पहले हम मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, पहले जो चीज़ दिखती है हमें, जैसे जो चीज़ दिखाई दे रही है हम उसके बारे में बताएंगे, फिर अमूर्त की ओर ले जाएंगे, ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक। दूसरी विधि क्या है? निगमन विधि है। क्या है? निगमन, यानी इसमें क्या है? नियम से उदाहरण की ओर होता है। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं, नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षण केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम नियम बताएंगे, इसके बाद हम उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट विधि क्या है? अनुकरण विधि। क्या है? अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करता है, करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है और फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई? अनुकरण विधि, जिसमें बच्चे नकल करके सीखते हैं, यानी कि पढ़ना, लिखना, नवीन रचनाओं को करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्याकरण विधि। व्याकरण विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।